हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पे। इसके क्या प्रभाव हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्या लाभ हैं, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या और बेहतर रणनीतियां हो सकती हैं, भारत इसके लिए और क्या प्रावधान कर सकता है। इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ऑडियो लेक्चर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत की आधिकारिक मुद्रा है वो रुपया है, और ये जो सांकेतिक जीडीपी है या जिसे हम सामान्य भाषा में नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, उसमें दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और क्रय शक्ति समानता या जिसे हम सामान्य भाषा में परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, उसमें हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन तब भी हमारा जो भारतीय रुपया है वो वैश्विक उसमें एक हार्ड करेंसी के रूप में नामित नहीं है। हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी वो होती हैं, जैसे हार्ड करेंसी में आते हैं डॉलर, येन, पाउंड स्टर्लिंग, सोना, ये सारे हार्ड करेंसी हैं। और जिनका वैश्विक बाज़ार में परिचालन इतना अधिक नहीं है वो सारे सॉफ्ट करेंसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे भूटान, नेपाल, यहाँ पे रुपए का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन हम एक दो देशों में रुपए का उपयोग करने से हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी वैश्विक मुद्रा हो गई। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार लेन देन में बहुत कम हिस्सेदारी है हमारी रुपए की। इस वजह से हम इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण का लगातार प्रयास करते रहते हैं। ठीक। और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए व्यापार, निवेश और रिजर्व जैसे अन्य कई सारी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ावा दे सकती हैं। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम भारतीय सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि कई बैंकों, जैसे भारतीय बैंकों को ये कहा गया कि वो रूपी वेस्टो अकाउंट खोलें कई देशों के बैंकों के साथ मिलके, जैसे रूस और संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों के साथ। रूपी वेस्टो अकाउंट के माध्यम से हम व्यापार लेन देन और अन्य जो खरीद फरोख्त होती है वो सब कर सकते हैं इसमें। और ऐसे ऑपरेशंस जो हैं हम लगभग 18 देशों के साथ कर भी रहे हैं। ऐसे तंत्र की व्यवस्था हमने कर दी है कि हम उनसे रुपए में लेन देन करेंगे, रुपए में व्यापार करेंगे। ठीक है। हालांकि इसकी मात्रा बहुत सीमित है, अभी 18 देश बहुत कम है वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से। और कई सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ हमने ये समझौता किया भी है, लेकिन फिर भी हम उनसे अमेरिकी डॉलर में तेल खरीदते हैं, जैसे रूस हो गया। ठीक है। फिर इसको लेके पड़ोसी देशों की चिंताएं क्या हैं, तो क्योंकि हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो अपने आसपास से ही शुरू करते हैं। तो हमने जैसे भूटान, नेपाल, यहाँ सब में यूपीआई और रुपए में लेन देन शुरू किया, तो उनकी सबकी चिंताएं क्या हैं कि अभी जैसे 2016 में विमुद्रीकरण किया गया, भारतीय रुपए को जैसे 500 और 1000 की नोटें एक साथ बंद कर दी गई, तो जिससे भूटान और नेपाल के भरोसे को झटका लगा कहीं ना कहीं। ठीक है। और लगातार जो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करते रहती है, और पड़ोसी देशों को ये शंका बनी रहती है कि फिर से कहीं नोटबंदी ना हो जाए, फिर से वो कुछ ऐसे डिसीजन ना लें जो हमें हार्म करें। और अभी फिर से भारत सरकार ने 2023 में 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसिक्योरिटी है पूरे विश्व में भारतीय मौद्रिक नीति को लेकर। तो इसको इससे निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वैश्विक समाज है उसको कहीं ना कहीं स्थिरता चाहिए चीज़ों में, और वो भारतीय सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलना है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं, तो हम कुछ सरल शब्दों में कह सकते हैं जैसे विदेशी मुद्राओं पे निर्भरता कम हो जाएगी हमारी, डॉलर और इन सब चीज़ों पे लेन देन कम हो जाएगा। ठीक है। इससे आर्थिक संप्रभुता बढ़ेगी और मुद्रा में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाएगा, वैश्विक व्यापार में वृद्धि होगी। ठीक है। इससे और मतलब सहज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मुद्रा रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी कि हम बार बार, जैसे मान लीजिए हमको वैश्विक स्तर पे कोई चीज़ें खरीदनी है तो हम पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं या सोने में कन्वर्ट करते हैं या येन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद से हम उसको चेंज कर पाते हैं। ठीक है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि बेहतर मौद्रिक नीति और प्रभावशीलता में बढ़ोतरी होगी। इससे आरबीआई को भी एक लचीलापन मिलेगा, हार्ड चीज़ें नहीं बनाएगी, हार्ड नियम नहीं बनाएगी, एक उनके क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन की तरह काम करेगा ये। और इससे रिजर्व या आरक्षित भंडार का विविधीकरण भी हो जाएगा कि हम इससे मतलब हमको वैश्विक बाज़ार में आकर्षण मिलेगा। ठीक है। और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं कि इससे हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि विनिमय दर की अस्थिरता बढ़ जाएगी। ठीक है। विनिमय दर की अस्थिरता बढ़ने का मतलब है कि विदेशी निवेश प्रवाह और वित्तीय बाजार में स्थिरता को प्रभावित करेगा ये, और वृहत अस्थिरता के जोखिम ला सकता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये विनिमय दर की अस्थिरता बढ़ा देगा। पूंजी पलायन और वित्तीय स्थिरता आ जाएगी, जैसे मान लीजिए हमको डर रहता है कि
हम अगर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे तो लोग पूंजी पलायन की ओर आने लगेंगे। इससे मतलब रुपए प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है इससे, ठीक। पूंजी नियंत्रण में खलल आ सकता है। प्रतिस्पर्धी मुद्राएं जो हैं उनसे, क्योंकि हमारा सामना जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं से होगा डायरेक्ट, अगर हम अपने रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे। डॉलर, येन, पौंड स्टर्लिंग, इन सब चीज़ों से होगा। तो हमको कहीं ना कहीं वैश्विक बाजार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी मुद्राएं पहले से ही स्थापित हैं, वो हमें दबाने की कोशिश करेंगी। और इससे कहीं न कहीं हमें पूरे बाज़ार में भरोसा दिलाना पड़ेगा। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है चीन से कुछ सबक ले सकता है। जैसे उसने चाइना ने रेनमिनबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है, उससे कुछ ना कुछ सीख ले सकता है, क्योंकि हम दूसरों को देख के ही सीखते हैं या खुद गलतियाँ करेंगे तब सीखेंगे, ठीक। तो जैसे चीन ने कहा कि पहले जो रेनमिनबी था वो 2004 तक केवल चीन तक ही सीमित था। फिर धीरे धीरे 2009 से चीन ने अन्य देशों के साथ उसके रेनमिनबी में व्यापार, निवेश और मुद्रा विनिमय शुरू किया। फिर धीरे धीरे 2013 में शंघाई मुक्त व्यापार क्षेत्र गठित किया, और इसमें जो व्यापार होता था वो रेनमिनबी की सहायता से होता था। तो धीरे धीरे इसने चरण दर चरण इसकी शुरुआत की थी। भारत को भी इसी से सीखना चाहिए कि भारत ने जब जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ ये शुरुआत की है, फिर एक इनको फ्री ट्रेड अलायंस गठित करना चाहिए। उनमें जो व्यापार हो वो रुपए के माध्यम से हो। जैसे रुपी वेस्ट्रो अकाउंट एक अच्छी पहल है, इसको जारी रखने की ज़रूरत है। अपनी मौद्रिक नीति में इतना ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नोटों की बंदी या विमुद्रीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक बाजार में फ़र्क पड़ता है, ठीक। और भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के आगे की रणनीति क्या हो सकती है कि रुपए में अधिक निवेश विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है। निर्यातकों एवं आयातकों को रुपए में लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और अन्य मुद्रा विनिमय समझौतों पर हस्ताक्षर करना चाहिए कि केवल अपने आप को स्टिक नहीं रखना है किसी चीज़ में, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि गहन बॉन्ड बाजार की ओर बढ़ाना चाहिए अपने आप को। कर प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए, और चरण दर चरण इसको अपनाने की ज़रूरत है, जैसे चीन ने किया, ठीक है। मुद्रा प्रबंधन स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए, बार बार अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कुछ बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक वर्तमान समय की मांग है। और अगर भारत को वैश्विक पटल पे अपनी छवि सुधारनी है और अपने आप को विश्व स्तर पे प्रदर्शित करना है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है, क्योंकि अभी जैसे भारत के लक्ष्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की लक्ष्य है 2024 तक, और 2024-25 तक 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का लक्ष्य है। तो इसमें कहीं ना कहीं रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे अगर अस्थिर होकर चीज़ें होंगी तो रुपए और गिरेगा। तो इसको रोकने की ज़रूरत है, और रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चरण दर चरण आवश्यक भी है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत को वैश्विक पटल पे एक नई पहचान मिलेगी, उसकी अर्थव्यवस्था को नए पंख मिलेंगे, जिससे हम भारतीय समाज के कल्याण की एक अन्य कल्पना कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑडियो लेक्चर का ये अंक पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।